नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारी खास पंचायत करने के लिए। हाल के कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ने को मिली जहां पर डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को मिलने के लिए बुलाया गया। कई लोगों को ब्लैकमेल किया गया, उनसे मिलने के बहाने उनको धोखा दिया गया, उनसे पैसे छीन लिए गए। कई तरह के इस तरह के मामले सामने आए हैं। अभी हाल में ग्राइंडर नाम के एक ऐप का भी केस सामने आया था जहां पर लोगों को फंसा करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था। कुछ ऐसे भी मामले रहे हैं जहां पर बहुत ही ट्रैजिक घटनाएं भी हुई हैं, जहां पर लोगों को एप्स के जरिए फंसाया गया और उनको अपनी जान तक खोनी पड़ी। तो एक जब इस तरह की खबरें आती हैं तो इन एप्स को लेकर के एक तरह की का नेगेटिव अप्रोच बन जाता है लोगों के बीच। लोग सोचते हैं ये क्या चीज है, क्यों यूज करते हैं लोग, क्या फायदा है क्या नहीं है। तो हमने सोचा कि जो लोग इन एप्स का इस्तेमाल करते हैं, कर चुके हैं या देख रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पंचायत में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पर्सनली ये एप्स यूज किए हैं, जिन्होंने इस तरह की घटनाओं पर काम भी किया है, देखा भी है। हमारे लॉ के जानकार भी हैं यहाँ पर, हमारे साइकोलॉजिस्ट भी हैं यहाँ पर। तो हम इस पंचायत में बातचीत करेंगे इन सब डेटिंग एप्स के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, इनको लेकर के जो टैबू है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केतकी से। हमारे साथ केतकी जुड़ी है यहाँ पर। इन्होंने 5 सालों से डेटिंग एप्स इस्तेमाल किए हैं। कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, क्या क्या चीजें हैं जो उन्होंने नोटिस की हैं, हम जानना चाहेंगे केतकी। तो प्लीज बताइए। हेलो प्रेरणा। हेलो एवरीवन। मैं 5 सालों से टिंडर, फिर जो लेटली आई है एप्स बम्बल, हिंज, आइल, ये इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा भी है। अच्छा ज्यादा है। अ, और ये है कि एक लड़की का पर्सपेक्टिव डेटिंग ऐप यूज करने का और एक लड़के का बहुत अलग होता है। उनके तरीके भी बहुत अलग होते हैं, उनकी जरूरतें भी अलग होती है और एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती है। तो ये मैच जहां पे हो जाता है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर एक्सपीरियंस खराब रहा है, यही लोग बोलते हैं। तो मेरी बात करूं तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ये लगता है कि अ, ज्यादातर प्रोफाइल जो है वो मैरिड मैन की है। शादीशुदा मर्दों की प्रोफाइल्स मुझे ज्यादा मिलती है। अब कारण तो उसके कई सारे हो सकते हैं, पर यह है कि वो लोग हमेशा हमेशा सिंगल लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैं शादीशुदा औरतों की भी है प्रोफाइल्स, लेकिन वो शादीशुदा मर्दों के कंपेयर में बहुत कम है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सिंगल लड़के होते हैं उनमें एक ये प्रॉब्लम है कि उनको बात करना नहीं आता, कि वो ठीक से बता नहीं पाते कि उनको क्या चाहिए, या फिर क्या कैसे बात करनी है लड़के से, एक रिस्पेक्टफुली कैसे पेश आना है। वो एक टीम मुझे में मौजूद जितनी लड़कियां हैं आप देख सकते हो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई है। जब आपने ये बोला उसी समय जितने लोग मौजूद थे सब लोग धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। सो आई थिंक यू अग्री। आप लोग सहमत हैं क्या इस बात से? अगर कर है तो नॉट कर दीजिए बस। हाँ, बहुत सारे लोग सहमत दिख रहे हैं आपकी बात से केत की। हाँ जी। अ, बस तो यही है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में खराब एक्सपीरियंस तो एक आध दो ही रहे हैं। बाकी सब मुझे काफी अच्छे दोस्त भी मिले हैं। डेटिंग एप्स पे यूजुअली लोग हुकअप के लिए या रिलेशनशिप के लिए जाते हैं, पर मुझे बहुत कई सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं कि जो 5 साल बाद भी अभी भी हम दोस्त हैं। तो आपके खराब एक्सपीरियंस रहे, आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ भी आपको परेशान करने वाला हो तो, पर हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे डील किया, एग्जैक्टली exactly क्या नेचर था जी, इन एक एक्सपीरियंस का। एक बंदा मुझे मिला था आइल पे, और उससे बात करना शुरू किया। वो काफी एलिट टाइप का बंदा अपने आप को बता रहा था, और काफी पढ़ा लिखा जैसे है, अच्छे से कमा रहा है, काम कर रहा है, और इंटेलिजेंट है, मतलब। और फिर जब मैं उससे मिली तो वो काफी मुझे खुशी लगा
कि हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करता है, अपने आप को सही साबित करने का उसको बहुत वो शौक है। और वो मुझे फ्रॉड भी लगा क्योंकि वो अपने बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं दे रहा था कि वो कहाँ रहता है, एग्जैक्टली कौन सी कंपनी में काम करता है, या उसके दोस्त कौन है। ये सब बातें वो बहुत बड़ी ही छुपा रहा था वो। तो मुझे वो जरा डाइसी लगा। तो फिर मैंने उससे एक दो बार उसको कन्फ्रंट करने का ट्राई किया कि मैं उससे ऐसे सवाल पूछूं जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो। तो उसमें फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और मुझे बताने लगा कि तुम दिमागी तौर से परेशान हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, मुझे ऐसे कैसे सवाल पूछती हो, तुम्हें पता नहीं क्या चाहिए, ये करके। तो और फिर वो मुझे बार बार मैसेज करने लगा, कॉल्स करने लगा, जो मैंने ब्लॉक किया तो दूसरे नंबर से कॉल करने लगा। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त हैं जो पुलिस में काम करते हैं, तो उनसे मैंने मशवरा किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप उनको एक बार मैसेज कर दो कि अगर आपने आज के बाद मुझे कभी भी संपर्क करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूंगी। तो ऐसा मैंने मैसेज किया और लकीली उसके बाद मुझे उनका कोई मैसेज या कॉल आया नहीं। पर हाँ, ये बंदा मुझे काफी फ्रॉड लगा और मुझे लगता है कि वो काफी लड़कियों को ऐसा कर चुका होगा। उसके कॉन्फिडेंस से ये मुझे लगा कि काफी लड़कियों को फंसा चुका होगा। वो आगे क्या कर सकता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो डेंजरस तो था। तो जब आपने कांटेक्ट किया तो उसके बाद फिर उसने आपसे संपर्क करना बंद कर नहीं, दिया? मैंने उसको बहुत मतलब सख्त शब्दों में उसको मैसेज लिखा था। तो शायद वो डर गया होगा या फिर उसको लगा होगा कि यहाँ पे पंगा ना लिया जाए। अच्छा, कुसुम हमारे साथ मौजूद हैं। कुसुम, मुझे याद है आपने एक बहुत ही ऐसी हिला देने वाली कहानी बताई थी आज से तकरीबन कुछ महीने पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसमें भी एक डेटिंग ऐप की ही बात थी। अगर आप वो उस बारे में थोड़ा सा बताएं, वो एक्सपीरियंस असल में सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताएं तो शायद हमारे कई दर्शक भी रिलेट कर पाएंगे उस चीज से। मैं डेटिंग एप्स की दो चीजें मतलब एक तो जो पहले मैं बताना चाहूंगी, मेरा जो डेटिंग एप्स पे जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि मोस्टली मतलब हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें लगता है कि भैया शादी करनी है, लाइक आफ्टर यू टर्न 25 इट्स लाइक शादी करनी है, शादी करनी है। तो आप पहले घर वाले ढूंढते हैं, फिर आप जाते हो शादी.com और जीवनसाथी.com एंड ऑल। आपके 25 साल के होते ही आसपास की पूरी दुनिया सरदार खान बन जाती है। हाँ हाँ। तो इतना बड़ी हो गई और ब्याह नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा। हाँ एक्चुअली। तो फिर क्या हुआ कि आई वेंट टू दोज शादी वेबसाइट्स। तो वहां पे आपको ऐसे कि ना, मतलब आपको रिजेक्शंस मिल रहे हैं बैक टू बैक। इट्स लाइक अच्छा, वहां पे फिर आप जो वो सोशल कन्वेंशन है उस हिसाब से आप नहीं अच्छे हो टाइप का। तो जो आपको जो प्रोफाइल पसंद आ रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गेटिंग रिजेक्टेड। तो एक टाइम ऐसा आ गया आता है कि यार आई एम, मतलब मैं इतनी खराब हूँ क्या टाइप वाला जो फेज आता है। तो somebody said कि यार छोड़ ये सब, ट्राई टिंडर टाइप्स। तो मैं टिंडर पे गई। इनिशियली मुझे वहां पे कोई ऐसे मतलब कुछ ऐसा बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं, बट जो एक अच्छी चीज हुई वो ये थी कि मुझे ये फील होने लगा कि हाँ पीपल, मतलब मैं डिजायरेबल हूँ। लोग मुझे राइट स्वाइप कर रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मतलब मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितना शादी.com मुझे फील कराता है। एक तो मतलब वैलिडेशन वाली चीज भी ये रहती एक है उससे जुड़ी। वैलिडेशन वो उस टाइप का। इनफैक्ट हालांकि वो थोड़ा एक्सट्रीम है, पर फोर मोर शॉट्स अगर तुमने पहले देखी हो तो उसमें मानवी गगरू का जो कैरेक्टर होता है वो उस वैलिडेशन के लिए वो एक सेमी पॉर्न वेबसाइट पे जाके वो मूव्स, मतलब वो अपना ऐसे इतना काट के फिर वो अपना शो करती थी और उसको बड़ा अच्छा लगता था कि एटलीस्ट लोग मुझे जान रहे हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। हालांकि वो एक्सट्रीम है, पर हम जैसे मिडिल क्लास और छोटे शहरों से आते हैं तो हमारे लिए वो ही बहुत, मतलब मुझे तो वो बहुत ऐसा लग रहा था कि वाह यार, मतलब ठीक है, आई एम गुड टू गो।
तो ये एक अच्छी चीज हुई। जो बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ एक्चुअली 2-3 हुए हैं, तो मुझे ध्यान नहीं है मैंने तुम्हें कौन सा बताया था, बट जो कितने बुरे एक्सपीरियंस रहे तुम्हारे? हाँ, कुछ तो रहे हैं। तो एक क्या हुआ, एक पर्सन को मैं डेट कर रही थी। इनफैक्ट 2 ऐसे हैं जो मुझे मतलब अभी मुझे ध्यान आ रहे हैं जो अजीब थे। तो एक पर्सन डेट अभी हम हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन आपने वो वाला बताया था जो बंदा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था और उसने मिलने के लिए बुलाया था, पर उसने कहा था कोई और लेने आएगा आपको। याद आया उस समय तो अभी तो हम मजाक में हंस रहे हैं इस बात पे कि इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हैं तो कि इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हैं कि याद भी नहीं आ रहा। और अब मतलब अभी ये हंसी की बात है, लेकिन उस समय सोचिए कितना डर और कितना नहीं। और उस टाइम शायद मैंने उसी टाइम ज्वाइन किया था आई गेस। तो मैं थोड़ा, और उस टाइम थोड़ा सा वैसे था, तो मैं हम सुबह हम डिस्कस ही कर रहे थे ये सब कि यार बताओ ऐसे। और 2 महीने बाद उसने सगाई का पोस्ट डाला, समथिंग 2 हफ्ते बाद इस टाइप का कुछ था। तो वो जो बंदा था, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। तो इनिशियली सब बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे उसका क्या सीन होता था, जब उसको बात करने का मन है तो वो तुमको 10 बार कॉल करेगा, लाइक ही विल कॉल यू। और जब तुम फ्री हो, तुम्हारा मन करे कि यार मैं बात करती हूँ, मतलब शुरू में 10-15 दिन सब नॉर्मल चलता है, उसके बाद समझ में आती हैं चीजें। तो जब आपका मन करे तो आप कॉल करते रह जाओ, बंदा फोन नहीं उठाएगा, आप मैसेजेस करो, कोई जवाब नहीं देगा, 3-3 4-4 दिन तक कोई जवाब नहीं। फिर उसका जवाब आएगा कि यार एक्चुअली ऐसा हो गया था, मैं यहाँ फंस गया था। वो उस टाइप का उसका सीन होता था। देन एक दिन ही ड्रंक डायल्ड मी at night and he started like कि वैसा ही मैटर करता है, what if I tell you मैं 10,000 कमाता हूँ तो will you date me or something like that। वो उस तरीके की बातें करने लगा। तो मुझे लगा कि मतलब वो बहुत अजीब था कि रात को 2 बजे, और मैं उसको बोल रही हूँ कि यार रखो, मुझे अभी बात नहीं करनी, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि तुम मुझे ड्रंक डायल करो और मैं तुम्हारा ये सब झेलूं। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि देखो मेरी तरफ से नहीं हो पाएगा। देन ही कन्विंस्ड मी अगेन। उसने मुझे कन्विंस किया, और कन्विंस करने के बाद देन ही वाज लाइक मैं चाहता हूँ तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो। आई वाज लाइक इतनी जल्दी कौन मिलता है पेरेंट्स से, और ऐसे कौन मिलता है ऑल ऑफ अ सडन। तो ही वाज लाइक नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो, और मैं आ नहीं पाऊंगा तो आई विल सेंड समबडी, मेरा दोस्त या भाई कुछ तो भी उसने बोला था कि मैं उसको बोलूंगा मम्मी पापा से तुम मिलना यहाँ पे। उसने कोई तो भी जनकपुरी टाइप की लोकेशन बताई थी अपने घर की। तो फिर मैंने बोला कि मुझे थोड़ा फिशी लग रहा है, तो फिर मैंने उसको मना कर दिया था। पर ये उस टाइम पे जो हुआ था, मतलब वो उस टाइम पे क्योंकि मेरे लिए नया नया था, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था कि देयर इज वन पर्सन आई एम टॉकिंग। और मोस्टली मतलब बहुत सारे लोग हैं जो टेंडर या कहीं पे भी जाते हैं, तो दे मतलब मेरा ये है कि मैं एक साथ बहुत लोगों से बात भी नहीं कर पाती। तो उसमें वो होता है कि मैं एक पर्सन से बात कर रही हूँ, ही इज बिहेविंग लाइक दिस टू मी, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। उसके अलावा जो एक दूसरा है एक्सपीरियंस खराब वाला, वो ये था कि मैं एक लड़के से मैं बात कर रही थी, एंड वो भी वैसे अच्छा, मतलब अच्छा वो ऐसे कि मैं किसी फॉर्म में ही वो सम लीगल डूइंग समथिंग लीगल वाला काम, जो कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। अब मुझे लगता है कि शायद वो झूठ भी बोल रहा हो। तो उसका ऐसे आता था, 2-3 बार वो आया। तो एक दिन मेरी शिफ्ट, मैंने उसके साथ, तब मैं कहीं और काम करती थी, मैंने उसको बोला कि आज मूवी देख लेते हैं शाम को, वो वैसा कुछ। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल देखते हैं। मैंने टिकट्स बुक की, एंड देन एट अराउंड 10 at night वो उसने मुझे मैसेज किया कि यार मैं एक्चुअली कहीं बाहर आया हुआ हूँ, और 10-10:30 की मूवी अगर हम जाएंगे तो 12:30 बजे मुझे मेरे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो तुम एक काम करो, एक ओयो रूम भी बुक कर लो, ताकि मूवी के बाद वील गो देयर। मैं उसके लिए आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि भाई मैं उसके साथ कहीं जाके रुकूं टाइप्स। तो फिर मैंने, टिकट तो कैंसिल हो नहीं सकती थी, पैसे वेस्ट हो गए, पर मैंने रूम बुक नहीं किया, ऑफिस की कैब में घर आ गई रात में। पर ये हुआ है।
एंड सो अब जैसे ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद हाउ डू यू परसीव कि मतलब अब डेटिंग ऐप को लेकर के आपको क्या लगता है, अभी भी यूज करने में आपको कोई झिझक है, या अगर जब आप लोगों को बताती हैं कि ये एक्सपीरियंसेस हुए तो आपको क्या बोलते हैं लोग? जैसे हम तो कंसर्न, हम तो जब आपने हमें बताया था तो हमें कंसर्न हुआ था कि भाई अब चलो आप सेफ निकल गए, अब हाँ दोबारा हाँ, तो इस तरह की चीजें, पर नॉर्मली क्या किस तरह का रिएक्शन मिलता है आपको? आप एक्चुअली आप डेटिंग ऐप यूज करते हो ये बात आप हर किसी को बता भी नहीं सकते हो। इट्स क्योंकि बता नहीं सकते, आपको बताने में दिक्कत नहीं है, बट चांसेस है कि सामने वाला आपको जज करेगा, हो डेटिंग ऐप यूज करती है टाइप्स। तो और वो जैसे ही आपका ये होगा तो वो फिर आपके बारे में वो सारा एक परसेप्शन बना लेगा कि अच्छा डेटिंग ऐप यूज करती है, मतलब उसके उसके जितने भी सबसेक्शंस होते हैं वो फिलअप कर लेगा। तो वो उस टाइप का सीन होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जो उसको उसी वे में लेते हैं जैसा वो होता है, या वो पॉजिटिव वे में लेते हैं। लड़कों को, लड़के भी जब यूज करते हो कि कुसुम एक बीच में मैं थोड़ा सा एक मेरा क्या लड़कों को भी इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है? शाश्वत है हमारे साथ, शाश्वत इस वक्त BHU में पढ़ाई कर रहे हैं। शाश्वत, आपने आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है लड़कों, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि मतलब इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं, लड़कों का क्या एक्सपीरियंस रहता है यूजुअली आपकी नजर में? मैं लगभग 1-1.5 महीने से एक डेटिंग ऐप को यूज कर रहा हूँ। उससे पहले मैं नहीं करता था। लेकिन वो जैसा कुसुम मैम ने बताया कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं ना कि ये लड़की है और ये टिंडर पे है या किसी डेटिंग ऐप पर है, तो वो सारे सबसेक्शंस फील कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र होकर कि अगर मैं किसी डेटिंग ऐप का हिस्सा बनूंगा और कभी कोई किसी लड़की ने देखा तो वो कुछ ऐसा ना सोचने लग जाए कि मैं डेटिंग ऐप पर हूँ। तो एक इस भय से मैं नहीं रहता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि 1-1.5 महीना पहले मैंने ट्राई किया तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है वो। मतलब जितने राइट स्वाइप मैं करता हूँ उतने मिलते नहीं है, मगर ठीक ठाक रहे। कुछ एक लोगों से बातचीत हुई और वो एक सामान्य बातचीत रही। जैसी आप किसी नए व्यक्ति से मिलकर बात करते हैं तो कुछ ऐसा खराब या अच्छा सा भी नहीं रहा, लेकिन ठीक बातचीत थी। तो मेरा तो बहुत नया नया है 1-1.5 महीने का। लेकिन डेटिंग ऐप से मेरी एक शिकायत जरूर है कि वो हर 1-1.5 घंटे बाद अगर आप थोड़ा समय वहां गुजार लें तो वो पैसे जरूर मांगने लग जाते हैं। तो ये अजीब स्थिति है कि आप मतलब ये बताते हैं कि आप कुछ पैसे खर्च करें तो हम आपको और ज्यादा वो दिलाएंगे, जिसमें ये योगदान मुझे समझ में नहीं आता है कि आप करेंगे क्या इसमें। कि अगर अरे मैं यार आपको वो एक मीम चलता है, मतलब कि एक मीम चलता है कि एक आदमी है, उसके हाथ में फोन है और उसके हाथ ऊपर टिंडर का नोटिफिकेशन आया और अरे उसको लगा कि उसका कोई मैच वैच हो गया ना, तो ऊपर से जो होता है उसको सरका के देखा जाता है नीचे, सरका के देखा तो देखा कि वो टिंडर पैसा मांग रहा था उससे, उसका मैच वैच कुछ नहीं, वो उससे पैसा मांग रहा है। हाँ, मतलब वो ऐसे नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आया, और जब खोलते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि आप दिन भर में 5 मिनट दीजिए और हम आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। फिर वो 5 मिनट बाद कहते हैं कि आप मुझे 500 रुपए दीजिए, तो हम आपको पता नहीं क्या दे देंगे। वो कुछ ब्लर सा दिखा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं किसी की प्रोफाइल देख रहा हूँ, उसकी बातें पढ़ रहा हूँ और स्वाइप कर रहा हूँ। कोई मेरी प्रोफाइल देख रहा है, बात पढ़ रहा है, स्वाइप कर रहा है, तो इस बीच में तुम 500-700 रुपए लेने के लिए क्यों बैठे हुए हो? मतलब तो ये मैं समझ नहीं पाया हूँ। बाकी नहीं, मैं और जी वो जो ब्लर वाला तो बता रहे हो, उसमें मोस्टली जो फोटोज होती हैं वो ऐसे होता है कि भैया मतलब वो तुम्हारे लिए ही बना है टाइप का। वो उसको वो करते हैं कि बस तुम पैसे दो और उससे तुम्हारा मैच करवा देंगे और उसके साथ तुम्हारी लाइफ सेट है। मतलब तो मेरा उनका पढ़ के कोई नहीं मेरे को राइट स्वाइप कर रहा है तो 500 रुपए मैं खर्च कर दूंगा, तो उसके दिमाग में तुम भर क्या दोगे? सोचो कोई दूसरे तरफ से कोई 500 रुपया दे, सामने शाश्वत का फोटो आ जाए। हाँ, मतलब 500 रुपए 1000 हाँ, रुपए हम लोग किसी ऐप आपके को कहने दें का और मतलब क्या है सिद्धांत जी? आपके कहने का मतलब क्या है? नहीं, शाश्वत मैं ना सहती, ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं। सिद्धांत सर बनारस के हैं, वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं मुझे भी। कोई 500 रुपया दिया, शाश्वत का फोटो, ऐसा कुछ होता है तो हो जाए ना। अच्छा, मतलब मुझे इतना पता है कि आईजे नेट एक वेबसाइट है। आईजे नेट, पता नहीं आप लोग कितने लोग नाम सुने होंगे उसका। आईजे नेट मतलब जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं,
वो लंबे समय से अपडेट्स के लिए, स्टोरी टेलिंग के नए तरीकों के लिए, ट्रेनिंग और तमाम चीजों के लिए करते हैं। तो IJNet पे एक आर्टिकल था, मुझे याद है, वो मैंने पता नहीं कब पढ़ा था, आखिरी बार याद भी नहीं है। तो उसमें था कि हाउ टू यूज टिंडर फॉर सोर्स डेवलपमेंट, कि आप अपने हाँ पत्रकारिता में होता है ना कि सूत्र के हवाले से खबर, सोर्स के हवाले से खबर। तो उसमें था कि सोर्स के लिए आप टिंडर कैसे यूज करें। आई एम नॉट लाइंग और आई एम नॉट मेकिंग इट दिस अप। तो वो पढ़ के मुझे लगा कि यार टिंडर इंस्टॉल करना चाहिए। मतलब सीरियसली वो मेरे लिए इतना घटिया एक्सपीरियंस था वो। मैं आई एम सेइंग घटिया, क्योंकि वो तो पहले एक तो हमसे पूछना शुरू किया कि यार कितने माइल तक चाहिए। एक तो किलोमीटर वाला आदमी जब माइल देखता है तो उसका दिमाग वहीं खराब हो जाता है। हमको दिख रहा है माइल वाइल हमको नहीं समझ में आएगा, तो 10 मील या 50 मील 100 मील तक का कितना दूरी उदी पता नहीं क्या क्या पूछा। और फिर हम कुछ दिन तक उसको ऐसे ही रखे रहे फोन में, इससे कि यार ठीक है कल कॉन्फ़िगर करेंगे, परसों कॉन्फ़िगर करेंगे, किसी दिन कॉन्फ़िगर करेंगे। अंत में उकता कर उसको मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन इतना जरूर पता चला कुछ लोगों से फिर बातचीत करके, कई लोगों से, कि जिस अपराध की बात कर रही हैं प्रेरणा, जिस अपराध की और जिस एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हैं, उसको लेकर स्टोरीज हमने काफी की। और मैंने तो ऐसे कल भी, मयंक को पता होगा, मयंक उस स्टोरी में मेरी मदद कर रहे थे। एक सरिता विहार दिल्ली में एक जगह है, मतलब उस लड़के की कहानी, क्योंकि मेरी उससे फर्स्ट हैंड परसों नरसों बात हुई, और उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि उसने एनोनिमिटी मांगी। वो एक्सपीरियंस बड़ा अजीब सा था। जैसे उसने बताया कि सर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरी कुछ 13-13 हज़ार रुपए सैलरी है, और मैं एक ग्राइंडर नाम का ऐप इस्तेमाल करता हूँ जो समलैंगिकों के लिए है, गे लोगों के लिए। और फिर उसने बताया कि सर हुआ मेरे साथ ऐसा कि उस पर मेरा एक मैच हुआ एक व्यक्ति से, मैच हुआ उस व्यक्ति से, और मैच के बाद मैं उस व्यक्ति से मिलने चला गया, मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली। अब इसके बाद की कहानी बहुत ही हॉन्टिंग है, और मैं दर्शकों से चाह रहा हूं कि वो अपने सामने वो विवेक अपेक्षित है वाली पट्टी एक बार खुद सोच ले मन में। वो बंदा, उस बंदे को जिससे मैच हुआ था, उसने अपना नाम उसको ऐप पर बताया था अमित। और शाश्वत यार सॉरी बट म्यूट कर लीजिए खुद को। ओह सॉरी। हाँ, तो उस बंदे ने अपना नाम बताया था उसको अमित, और अमित जब उससे मिलने आया ग्राइंडर से, हमारे सब्जेक्ट से, तो उसने अपना नाम बताया दानिश। और फिर उसको एक बाइक पर लेकर, अमित उर्फ दानिश जो है, एक बाइक पर लेकर चला गया। एक सरिता विहार में एक मोहल्ला है अली गांव करके, तो वहां पर चला गया, और वहां पे एक पीछे एक थोड़ा झाड़ झंखाड़ जंगल टाइप का है इलाका। तो वहां पर एक टीन शेड टाइप का, एक टीन की शेड से छबाया हुआ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। तो वो दोनों लोग, अली उर्फ दानिश और जिस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, वो दोनों वहां चले गए उस कमरे के अंदर। दे हैड सेक्स देयर। और उसके बाद जो हुआ कि ही वाज टेलिंग मी कि सर हम लोग ऐसे ही थे, एंड वी हैड लाइक वी मेड रिलेशनशिप, एंड उसके बाद हम बैठे हुए थे, अचानक से वहां पे 4 लोग चले गए। 2 बाहर गेट पे खड़े रहे, 2 अंदर आ गए। उसमें से एक पुलिस की वर्दी में था। एक बंदे ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया फोन पर हमारा, और पुलिस वाले ने बोला, उसने हमें तमाम धाराएं और तमाम चीजें गिनाना शुरू की कि तुमको किन किन चीजों में सजा हो सकती है। और ही वाज बहुत ज्यादा वो परेशान था जिससे मेरी बात हो रही थी। बोला कि सर उसके बाद जिस अमित उर्फ दानिश के साथ मैं गया था, और पहले पुलिस वाले ने उससे उसकी जात पूछी, उसने अपनी जात बताई, तो उसने फिर मेरा नाम पूछा, और फिर पूछा कितना कमाते हो। तो मैंने बताया कि सर मैं महीने में 13,000 रुपए कमाता हूँ। तो पहले अमित उर्फ दानिश से बोला उस पुलिस की वर्दी पहने आदमी ने कि यार तुम पहले मुझे 50,000 रुपए। तो अमित ने बोला, अमित ने किसी से फोन पर वो जो डिजिटल पेमेंट वाला लफड़ा होता है उसके थ्रू मंगाकर उसने पहले 30,000 दिए। तो बोला कि नहीं 20,000 और चाहिए, और फिर 20,000 और दिए। और फिर बारी आई हमारे सब्जेक्ट की जिससे हमारी बात हो रही थी। माफ कीजिएगा, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट कह रहा हूँ। तो उसने बताना शुरू किया कि सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। बोला कि मुझे 2-4 दिन हुए सैलरी मिली थी,
और मेरी सैलरी के जेब में 9,500 रुपए पड़े हुए। तो उसने कहा कि मेरे पास नहीं, मेरे अकाउंट में 9,500 पड़े हुए। तो मैंने बोला कि मैं दे नहीं पाऊंगा को 50,000, मेरे पास इतने ही हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस पुलिस वाले ने हमारे सब्जेक्ट से 9,500 अमित उर्फ दानिश के मोबाइल में डलवाए, और अमित उर्फ दानिश जो था फिर उसने वो पैसे उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ये चीज इतनी ब्लीक है कि उसके बाद उनकी फोन पर भी बात हुई थी, उन्होंने हमारे सब्जेक्ट का फोन छीन लिया, अमित उर्फ दानिश का फोन नंबर, मैसेज सब कुछ डिलीट कर दिया, ग्राइंडर में से चैट वगैरह पता नहीं कुछ होगा तो वो सब भी डिलीट कर मारा उसका। और उसके बाद ये जो व्यक्ति था जिससे मेरी बात हो रही थी, ये परेशान बोला कि सर हम गए पुलिस वाले से मिलने, सरिता विहार थाने में गए, उन्होंने सुनने से ही मना कर दिया। पहले एसएचओ से मैंने बोला कि सर मैं अकेले मिलना चाहता हूँ, एसएचओ से मैं बता भी नहीं पा रहा था कि सर दिक्कत क्या है, तो वो अकेले भी नहीं मिलना चाह रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं जो बात होगी सबके सामने बात होगी। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी भी इसमें एक बड़ी चीज है। मतलब आप सफरेंस जो है इस समाज में सबका ही हो रहा है, सबको एक ना एक स्तर पे सफर करते ही हैं। तो बोला है कि सर मुझे पुलिस केस नहीं करवाना है, वो मुझसे बोल रहा था कि सर मुझे पुलिस केस नहीं करवाना है, बस मैं चाह रहा हूं कि वो वीडियो डिलीट करवा दिया जाए किसी तरह। वो वीडियो जो बना लिया है उन लोगों ने, वो वीडियो डिलीट करवा दें, कम से कम वो किसी भी तरीके से मेरी पत्नी के पास ना पहुंचे। मैंने उससे बस इतना कहा कि यार मैं ये भी नहीं तुमसे सवाल कर सकता हूँ कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम शादीशुदा हो या तुम ये काम क्यों कर रहे हो। मैं तुमसे ये भी सवाल पाने की स्थिति में हूँ कि नहीं हूँ। मैंने कहा कि यार मैं बस इतना कह सकता हूँ तुमसे कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, अपने इलाके के दिल्ली के जिस जिले में रहते हो तुम, वहाँ के डीसीपी से मिलो, डीसीपी से मिलकर सारी बात कहो, उसको एप्लीकेशन दो और कोशिश करो कि कानूनी तरीके से तुम्हारा काम हो। पुलिस तुम्हारे बिना केस किए, बिना एफआईआर के काम करेगी तो शायद तुमको ज्यादा और परेशान करे, जिन वजहों से पुलिस ज्यादा बदनाम है। तो बोले कि तुम अगर पुलिस के साथ जाओगे, पुलिस के साथ एकदम तरीके से काम करोगे तो शायद दिक्कत तुमको कम होगी, क्योंकि मतलब इस दुनिया में तुमको जो अगर परेशान करने वाले लोग हैं तो शायद तुम्हारा थोड़ा सा साथ देने वाले, तुम्हारी थोड़ी मदद करने वाले भी लोग जरूर होंगे। तो ये एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस था और कई सारी सीख मिलती है इससे। ये जो आपने केस बताया ग्राइंडर वाला, इस तरह का एक पूरा रैकेट बस्ट हुआ था कुछ महीने पहले सिद्धांत जी, नवंबर 2019 में। हाँ, वहां पर लोग जो थे वो लोग गे लोगों से बात करते थे, अलग अलग अकाउंट बना रखे थे, बात करते थे, उन्हें मिलने बुलाते थे, उनको उन गाड़ी में वो लोग ड्राइव करके आते थे। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब जानी मानी कंपनियों में काम करते हैं, इनका अपना नाम है, शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं कईयों के, पर चूंकि टैबू इतना है होमोसेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे समाज में, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर, हाँ, तो उसको लेकर के इतना बड़ा टैबू है कि लोग खुलकर बता नहीं सकते। अब इसी का फायदा उठा करके ये पूरा रैकेट जो था ये काम करता था और उनको बुलाता था मिलने के लिए, फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू करता था। तो ये रैकेट तो खैर पुलिस ने बस, और उस केस में प्रेरणा आप बता रही प्रेरणा, मुझे ये भी याद आ रहा है कि पुलिस ने बताया कि यार हम तो कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं अपने स्तर पे कर रहे हैं, ऑफिशियल कंप्लेंट केवल एक आदमी ने की है। जो हमने बात की इस तरह के एप्स को लेकर के जो टैबू है लोगों के मन में, तो मेरी अदिति से बात हो रही थी। अदिति यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अदिति बेंगलोर की हैं, वहां पर ही काम कर रही हैं, मतलब अभी बेंगलोर में है, वहां पर काम कर रही हैं, मूल रूप से वो नागपुर की हैं। तो अदिति से मेरी बात हो रही थी और हमने एक बहुत इस चीज पर बहुत लंबा डिस्कशन भी किया था कि डेटिंग को लेकर के, खासतौर पे ऑनलाइन डेटिंग, जब एक समय था जब ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स को लेकर के लोग बहुत स्केप्टिकल होते थे कि यार यहाँ पे कौन ही मिलेगा, यहाँ पे तो सिर्फ धोखेबाजी होती है, ऑनलाइन रिश्ते नहीं बनते, इस तरह की चीजें चलती थी। ये तब की बात है जब हम थोड़े छोटे थे, हमारे कजिन्स के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे, उनके लिए बात चल रही थी कि भाई यहाँ पे लड़का आपस में जानकारी में नहीं है तो प्रोफाइल बना लीजिए। तो उस समय कुछ लोग ऐसा कहते थे कि आप ऑनलाइन डेट धोखेबाजी है, पैसा ले लेते हैं, होता जाता कुछ है नहीं। कुछ उसी तरह का जो सेंटिमेंट है वो डेटिंग एप्स को लेकर के भी बन गया है। जैसे अभी शाश्वत भी बात करे थे, शाश्वत ने भी कहा कि पैसे लेते हैं ऐप वाले, क्या कर लेंगे ऐसा,
मतलब क्या ही चेंज करवा देंगे लोगों का अप्रोच, या क्या ही बदल जाएगा पैसे देने से। तो इस तरह की चीजें लोग भी बोलते हैं और कहते हैं कि डेटिंग ऐप पर सीरियस नहीं होते लोग, इस तरह की चीज कही जाती है। तो अदिति, इस बारे में आपका क्या कहना है? लोगों के बीच जो टैबू है इस तरह की चीजों को लेकर के, खास तौर पे लड़कियों में, कि अगर आप ऐप बनाते भी हैं तो भी, मतलब प्रोफाइल बनाते हैं तो बात नहीं करते हैं, इस तरह के खतरे जो हमने बात की वो तो खैर है ही। उसके अलावा अगर कोई नॉर्मल जो बातचीत में भी अगर हम मेंशन नहीं करते हैं डेटिंग एप्स का, तो वो क्यों नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है? जैसे केतकी जी बोल रही थी स्टार्टिंग में, वो सबसे बोल नहीं सकते हैं कि हम डेटिंग एप्स यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के, इट इज लाइक अ सीक्रेट। कोई बहुत ऐसी बात होती है कि सिर्फ किसी लोगों को ही बताई जाए कि डेटिंग ऐप यूज करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की रिएक्शन होती है कि अरे ऑनलाइन मिले हुए लड़के को कैसे ट्रस्ट कर लोगे, एक तो मतलब अनजान लड़का है, लड़कों पे भरोसा नहीं कर सकते, और इस पे तो तुम ऑनलाइन मिली हो, तुमको बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ नहीं पता, ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लोगे। एक ये चीज होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि तुम इतनी डेस्परेट हो गई हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हो कि तुम्हें ऑनलाइन देखना पड़े। अपने दोस्तों में देख लो, दोस्तों के दोस्तों में देख लो, अपने रिश्तेदारी में देख लो, ऑनलाइन ढूंढने की क्या जरूरत है। और यही सब मतलब ये लोगों से सुना हुआ था, इसलिए डेटिंग ऐप पे अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा था, और बहुत झिझक के साथ, बहुत डर डर के फिर मैंने डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाई थी। सबसे पहले मैंने ट्राई किया था आयल, और ये 2-2.5 साल पहले की बात है। बट ये चीज अच्छी थी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, तो मेरा डर कम हो गया। और जैसे कुसुम जी ने बोला था, केतकी जी ने बोला था कि ये है कि डेटिंग एप्स पे प्रोफाइल बना के जब आप देखते हो कि राइट स्वाइप आ रहे हैं या लोग आपको इनवाइट्स भेज रहे हैं, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट वाली बात और अच्छे एक्सपीरियंसेस वाली बात पर, निकिता आपका क्या कहना है? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है डेटिंग एप्स को लेकर? मतलब ये वैलिडेशन वाली बात जो है ये बार बार आ रही है, और ये मेरे को एक्चुअली किसी लड़के ने बताई थी। और मैंने आज से 2 साल पहले बम्बल यूज किया था, और जब मैंने बम्बल यूज करना शुरू किया था तब बम्बल बहुत एक्सक्लूसिव था, क्योंकि तब वो सिर्फ आईफोन यूजर्स यूज कर सकते थे। मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मैं इतना जी मतलब तो अब जी ये जो बातों बातों में हल्का सा शो ऑफ किया है ना आपने, नो शो ऑफ नहीं किया है। मैं थोड़े से इसके पीछे एक रीजन है। नहीं, इसके पीछे एक रीजन है। सिद्धांत अपनी स्क्रीन पर देखिए, सिद्धांत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि नहीं, इसके पीछे एक रीजन है। ये शो ऑफ के लिए नहीं था, ये स्टोरी बताने के लिए एक रीजन है। बिकॉज मैं बहुत रिसर्च करती हूँ किसी से बात करने से पहले, तो उसमें बहुत लिमिटेड लोग होते थे। मतलब इतना और लिमिटेड लोग थे कि एक टाइम के बाद अगर आप स्वाइप करते रहोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। यार आप तो वो सौरभ तो आज भी हो जा रहा है। सिद्धांत जी, आप तो सौरभ द्विवेदी की तरह इंटरव्यू लेने के पहले रिसर्च कर मारती हैं पूरा। मतलब मैं बहुत रिसर्च करती हूँ। सिद्धांत जी की मुस्कुराहट, एक मिनट निकिता, सिद्धांत जी की मुस्कुराहट उनके चेहरे से जा नहीं रही है। जब से आईफोन का नाम लिया है ना, तब से उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा। सिद्धांत जी क्या करते हैं, आप इनसे बात करिए ना कि उनको खुश करने के लिए इतना सा काफी था। नहीं, उनसे आप बात करिए 15 मिनट। इस 15 मिनट के कॉन्वर्सेशन में वो 2 बार जरूर मेंशन कर देंगे कि वो आईफोन क्यों इस्तेमाल करते हैं और वो एंड्रॉइड क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे को एक्चुअली तब मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड इस टाइप का है कि मेरा फ्रेंडशिप वाला एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा है। तो मेरे को किसी लड़के ने बताई थी ये बात कि मैंने कहा ये मतलब बहुत ऑकवर्ड चीज है कि ऐसे मतलब इतना यू स्वाइप और एकदम से मैच हो जाता है। तो उसने मुझे बताया था कि लड़कों का ट्रिक थोड़ा एक्चुअली उल्टा होता है। वो लड़के पहले सब राइट स्वाइप करते हैं, जब वो मैच हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि इससे बात करनी है कि नहीं करनी है। तो उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है लड़कियों से। तो कह रहा है मैं इतना दिमाग नहीं लगाता हूँ, पहले राइट स्वाइप करता हूँ, और फिर उसके बाद जब मैच हो जाता है तब देखता हूँ कि अच्छा, मतलब एक सेकंड, मुझे प्रेरणा की रिपोर्ट याद आ रही है। प्रेरणा ने या लालिमा ने हमारे यहाँ रिपोर्ट लिखी थी कि लड़के जो होते हैं शायद उनको लड़के जो होते हैं टिंडर विंडर वाले ज्यादा पैसा मांगते हैं कि यार तुमको तो मैच ही नहीं मिल रहा है। मतलब और निकिता जो बता रही है उस हिसाब से लड़कों को इतना मैच मिल रहा है कि बैठ के शॉर्टलिस्ट करने के साथ इससे नहीं बात करें। नहीं,
ये नहीं डेटिंग पूल स्क्यूड है बहुत। डेटिंग पूल लड़कियों के फेवर में इसलिए स्क्यूड है क्योंकि लड़के ज्यादा हैं और लड़कियों की प्रोफाइल्स बहुत कम हैं, इसीलिए लड़कियों के पास ऑप्शन ज्यादा हैं, वो स्वाइप कर सकती हैं, उनको ज्यादा ऑप्शन नहीं, ये कहने का ट्रस्ट मतलब नहीं नहीं था। है। मेरे कहने का मतलब था कि लड़कों को कम मैचेस मिलते हैं, इसीलिए वो पहले पढ़ने पे टाइम नहीं लगाते हैं, वो पहले मैच कर जाए फिर देखते हैं कि अब जितने जो ऑप्शन मेरे पास आए हैं उसमें से मेरे को किससे बात करनी है अहेड। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सारे मैचेस मिल रहे थे, उनका था कि मैं सब पे स्वाइप राइट करता हूँ, फायदा क्या है टाइम लगाने का अगर मेरे को मैच ही नहीं मिलेगा तो उसके बाद मैंने एक्चुअली ये वाला अप्रोच लेना बंद कर दिया था कि अच्छा मतलब ये अच्छी बात है कि मेरे को इतने सारे वो आ रहे हैं। तो मैं इसके बाद एक्चुअली मैंने बहुत रिसर्च करना शुरू किया था कि पहले मैं जाके लिंक्डइन चेक करूंगी कि उनके कैसे, उनका बैकग्राउंड कैसा, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, या फिर पहले इंस्टाग्राम चेक करूंगी कि मतलब एक्चुअली ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो मैं 2-3 लोगों से आप जो लड़के प्रोफाइल लिख सकती हैं लोगों की। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वो नोट कर रहे होंगे सारी चीजें कि अच्छा लड़कियां ये भी करती है अच्छी डेटिंग बात है ना, ये करना चाहिए बिकॉज अभी तक टचवुड मतलब इस टाइप का मेरा एक्सपीरियंस टचवुड नहीं रहा है, मतलब खराब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहा है, बट इस टाइप का नहीं रहा है कि किसी और मतलब मैं किसी से मिलने गई और वो कुछ और ही निकला। थैंक गॉड अभी तक तो नहीं मतलब 2 साल से मैंने यूज नहीं किया, बट मैंने उस 7-8 महीने में बहुत ज्यादा यूज किया था। और पहले मतलब मेरा सबसे पहला ये रहता है कि मैं लिंक्डइन जाके चेक करूं कि उनका इंस्टाग्राम, उनका लिंक्डइन चेक करूं कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, और मतलब और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जो कॉलेज बताया है उस कॉलेज का लिंक्डइन चेक करती हूँ, और मतलब उनके कॉमन वो है कि नहीं है उस कॉलेज से कॉन्टैक्ट्स। तो इस टाइप का मेरा रिसर्च का बहुत ज्यादा रहता है। बाकी ऑनलाइन डेटिंग से मतलब मेरे एक्सपीरियंस में 2-4 लोगों की शादी भी हुई है, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा था। और मेजरली जिन लोगों की शादी हुई है वो लोग हिंज पे मिले थे, तो सटल प्रमोशन मैंने कभी हिंज यूज नहीं करा तो मैं कुछ बता नहीं सकती। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पे व्यूअर्स के सामान्य ज्ञान के लिए मतलब मैं सबसे जानना चाह रहा हूँ, ये क्या लिस्टिंग है कोई कि इंडिया में कितने डेटिंग एप्स वैलिड तरीके से चल रहे हैं कि कोई भी संख्या नहीं है उनकी? संख्या तो कोई ऐसे खास नहीं है, कुछ पॉपुलर हैं बहुत ज्यादा, जो गूगल प्ले पर भी अच्छी रेटिंग है जिनकी, और जिनका जो मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग वेरीफाई करते हैं आपको, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स ऐड करवाते हैं, आपका फोन नंबर ओटीपी वगैरह भेज करके चेक करते हैं कि आप कहीं बॉट तो नहीं है या कहीं अनऑथराइज जैसे फेक अकाउंट तो नहीं है, आपका लिंक्डइन ऐड करवाएंगे तो आपका ट्रस्ट स्कोर बनता है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आजकल चूंकि इतने केसेस बढ़ गए हैं फ्रॉड के और कैटफिशिंग के, तो अब ये आप क्या करते हैं कि ताकि लोगों को इनमें भरोसा हो, तो ये सोशल मीडिया जैसे आपका इंस्टाग्राम हैंडल है, आपका फेसबुक है, आपका लिंक्डइन है, ये सारी चीजें ऐड करने को बोलते हैं। तो जो लोग ये ऐड कर देते हैं ना, उनकी प्रोफाइल का वेरिफिकेशन आसान होता है, और वो वेरिफिकेशन दिखता है फिर कि आप किसी की प्रोफाइल पर जाओगे ना तो आप देख पाओगे कि हाँ ये बंदा 80% वेरीफाइड है, 90% वेरीफाइड है, इसके ये चीजें ऐड हैं। तो वो थोड़ा सा ना एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है कि हाँ ये आदमी नकली तो नहीं होगा, शायद ये वाली चीज आ जाती है दिमाग में कहीं से। मतलब तो मैं ये एक्सपीरियंस जानता हूँ, मतलब वो ऐप तो नहीं है लेकिन काउच सर्फिंग नाम की एक वेबसाइट है जिसमें आप दूसरे शहरों देशों में जाके लोगों के यहाँ रह सकते हैं। तो वो बार बार आपसे मतलब मैं काउच सर्फिंग पे लगभग रहा लंबे समय तक, जब तक मैं फेसबुक यूज करता था। तो उसमें वो करता था कि वो आपसे बहुत सारी चीजें आपसे बारे में पूछ कर और लिंक करवा के आपके प्रोफाइल को वेरीफाई करता था। मतलब मैंने जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, मैंने कई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट काउच सर्फिंग की वजह से मिले मुझे। तो मतलब वो इसलिए ही मिले थे क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी प्रोफाइल वगैरह जो है वो थोड़ी वेरीफाइड है, इन्फो ज्यादा है, मतलब उसमें कुछ परसेंटेज भी दिखाता था काउच सर्फिंग में कितना % वेरीफाइड है। तो वो सब था उसमें ऐसा कुछ। शायद प्रेरणा मतलब ये ऐसी ही किसी चीज पर आपका इशारा है। हाँ, ये मतलब जरूरी भी है काफी, क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंसेस मेरी जान पहचान में भी लोगों के बहुत हुए हैं कि नाम कुछ और बताया है, इंसान कुछ और निकला है। तो इस तरह की चीजों को लेकर के होता है ना कि इंसान थोड़ा सा स्केप्टिक हो जाता है कि यार मैं ऑनलाइन इस इंसान को, तो मुझे आप किसी को जैसे आपके फ्रेंड्स किसी से मिलवाते हैं, आपको होता है ना, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर मेरा फ्रेंड जानता है रियल लाइफ में तो ये इंसान ठीक होगा, रेफरेंस वाली बात आ जाती है। लेकिन ऑनलाइन लाइफ में आपके पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं होता,
तो आप ये जो आपके जो कनेक्शंस हैं कि आप देख रहे हो कि हाँ ये इंसान यहाँ पे भी एक्टिव है, इस इंसान का 8 साल मतलब पुराना फेसबुक अकाउंट है जिस पर रेगुलर अपडेट भी होती है, लोग कमेंट भी करते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। मैं प्रणीता से पूछना चाहूंगी, चूंकि प्रणीता साइकोलॉजी पर काम करती हैं, प्रैक्टिस भी कर रही हैं, इनसे मैं ये समझना चाहूंगी कि डेटिंग एप्स को लेकर के जो चीजें लोग फेस करते हैं उससे उनकी साइकी पे क्या असर, उनकी मानसिक स्थिति जो होती है, जैसे कई बार होता है, रिजेक्शन वाली बात भी आई, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग डेटिंग एप्स पर बोलते हैं कि हाँ हम तो सीरियस होना चाहते हैं एंड वी वांट टू टेक वी वांट टू टेक दिस अहेड, वी वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, लेकिन उनका वो इंटेंशन होता नहीं है। ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है और इस पर मतलब कई लोगों ने पीसेस भी लिखे हैं, मतलब इंटरनेट पर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं कई बार ट्रॉमेटिक भी होते हैं, कई बार काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले होते हैं, इसको लेकर के साइकी पे क्या असर पड़ता है और जो लोग एक बारी इस तरह की चीजों से गुजर जाते हैं फिर वो कैसे कोप करते हैं? तो प्रणीता उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताइए, तो चूंकि आपका ये फील्ड है तो हम जानना चाहेंगे। तो शुरुआत में मैं ये बताना चाहूँगी कि कई लोग जिन्होंने पहले बात की इसके बारे में, उन्होंने ये चीज़ बताई, वो मैंने नोटिस की। उन्होंने ये बताया कि जब आपको राइट स्वाइप्स आने लगते हैं, वेराज की शादी.com पे आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं बट डेटिंग एप्स पे आपको राइट स्वाइप्स आ रहे हैं, तो बेसिकली ये एक वे है वैलिडेशन का, ठीक है। और वैलिडेशन के साथ या तो सोशल मीडिया, नॉट जस्ट डेटिंग एप्स के साथ ये एक चीज है कि वो ऐसे दुधारी शस्त्र टाइप है कि एक बार अगर ऐसे हो जाए कि मतलब वो जितना वैलिडेशन अगर मिलता जाए उससे जितना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, जब वैलिडेशन ना मिले तो वो कॉन्फिडेंस गिरा भी सकता है, और गिरा भी सकता है मतलब गिराता ही है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पे बहुत लोगों को रिजेक्शंस आते हैं अगर डेटिंग एप्स पे भी, तो वो उसे कोप अप करने में उनको बहुत तकलीफ होती जाती है। तो ये एक चीज है कि क्या हो जाता है कि वो वैलिडेशन मिले तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ना भी थोड़ी सी क्या कह सकते हैं चिंताजनक बात है, और वैलिडेशन ना मिले तो उससे कॉन्फिडेंस गिरना भी चिंताजनक बात है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं निर्देशित कहाँ पे कर रही हूँ मेरी बात की वैलिडेशन पे अपना कॉन्फिडेंस बेस करना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, ये सब डेटिंग एप्स के बारे में जो है, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि डेटिंग एप्स पे क्या रहता है कि बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि प्रोफाइल्स वेरीफाइड रहते हैं, बट फिर भी अगर इतने सारे वायलेंट केसेस आ रहे हैं, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम कम पड़ रही है टू वेरीफाई द केसेस, ठीक है। तो ये वायलेंस तो दिख जाता है, ये तो केसेस जो है ये दिख जाते हैं, बाहर आते हैं, हमारे पास नंबर्स है, हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स है, बट कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि जहाँ पे मानसिक दृष्टया लोगों को दुर्बल करने वाली बात कोई कह जाता है, जैसे कि फैट शेमिंग है कि अगर कोई मोटा है तो उसके बारे में कहना, कोई बहुत ही पतला है तो उसके बारे में कुछ बात करना। तो ये सारी चीजें अगर कही जाती है, और कई डेटिंग एप्स की ऐसी एन्क्रिप्शन पॉलिसी भी रहती है कि वो जो एप्स है अगर हम उनका स्क्रीनशॉट ना निकाले तो वो बाहर नहीं जाता। मतलब वो थोड़ा सा जैसे लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज रखी गई है उसका ऐसे भी गलत इस्तेमाल हो सकता है कि कोई उसको सेव नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक बात है। दूसरी बात है, डेटिंग एप्स पे मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि डेटिंग एप्स पे चीज कैसी रहती है कि अगर किसी को कुछ चीज ऐसी लगे कि कुछ फिशी है, यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है, और वो कुछ भी ऐसे क्वेश्चन कर दे उसके बारे में, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दे, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपको अनमैच कर सकता है। और जब वो अनमैच करता है तो आपके जो चैट रहता है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं रहती आपके पास, तो आपके पास प्रूफ नहीं रहता है ये बात का। तो जो साइबर बुलिंग हम कहते हैं उसकी केसेस कई ज्यादा बढ़ गए हैं। और जैसे अदिति ने बताया, जैसे केतकी ने बताया, जैसे कुसुम ने भी बताया और शाश्वत ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा टैबू है इसके बारे में, डेटिंग एप्स यूज करने के बारे में और वो बताने के बारे में, बीइंग ओपन अबाउट इट। तो उससे होता क्या है कि
कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि आपको बहुत ऐसे मीन कमेंट्स झेलने पड़ते हैं इन योर डेटिंग एप्स, पर आप किसी को बता नहीं सकते आपके इस पीड़ा के बारे में। तो उसके वजह से डिप्रेशन रहता है, बहुत सारे लोगों को अपने आप पर भरोसा नहीं रहता, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे उसका असर होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, मुझे पता नहीं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, बट बुलिमिया है, एनोरेक्सिया है, ऐसे जो ईटिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं उनको बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो उनकी दवाई लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काउंसलिंग करवा रहे हैं अपना, और वो बहुत मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उसमें एफर्ट्स डाले हैं, और उससे वो लोग ये सब चीज़ें हैं वो कंट्रोल में ला रहे हैं। बट जब ये ऐसे होता है कि ऐसी कोई भी एक मीन कमेंट का असर हो जाता है, और वो जो मतलब कैसे है ना कि ऐसे कोई जख्म हुआ रहता है और उसके ऊपर उन्होंने इतनी सारी मलहम पट्टी करा रखी है, और एक छोटी सी बात आ गई और उसको ऐसे टुचू करके हो गया और फिर सब मलहम पट्टी निकल गई, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे, स्पेशली जो सो मैंने मेरे प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं उनका एक ग्रुप है जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन है, पर मैंने ये मेरे प्रैक्टिस में नहीं देखा, बट सुना है बहुत सारे लोगों के प्रैक्टिस के एक्सपीरियंसेस से। तो जैसे कि मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं उनका ग्रुप है, और हम कोई ऐसे हम केसेस डिस्कस करते हैं अपने प्योरली प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे ये बात कही थी कि हो क्या जाता है कि कई बार ऐसे लोग रहते हैं कि जिनकी जो सोसाइटी ने ऐसी फिक्स की हुई उम्र का जो उनकी कैप है कि ये उम्र में आपकी शादी हो जानी चाहिए, वो एक बार चली जाती है, तो उसके बाद वाले लोग भी डेटिंग एप्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि वो लोगों का ये जो नंबर है वो भी ज़्यादा है कि जहाँ पे उनका बुलिंग किया जाता है, और वहाँ पे बुलिंग मतलब वो एज ग्रुप में भी से अराउंड 35 to 45 ये एज ग्रुप में भी इसके बहुत ही सीवियर क्या से कह सकते हैं इसके इफेक्ट्स है। और इतना बताने के बावजूद भी ऐसे भी चीज़ें हैं कि जहाँ पे डेटिंग एप्स ने लोगों को कॉन्फिडेंस भी दिया है लोगों से बात करने का। तो बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, या तो जैसे कि आई थिंक निकिता ने ये बोली थी बात कि लड़कों को, आई थिंक किसी ने तो कही थी कि लड़कों को लड़कियों से बात करने का कभी तक अवसर नहीं मिला होता है, तो कहीं कोई बहन नहीं है फैमिली में या अकेले बच्चे हैं तो उनको लड़कियों से बात करने का अवसर नहीं मिला रहता है, जिसकी वजह से उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो शायद ऐसी चीजें वो बूस्ट भी कर सकती है। ठीक है, पर प्रणीता मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि कई बार इस तरह की चीजें या कॉन्वर्सेशंस लोगों को झेलनी पड़ती हैं इस तरह के एप्स पर। एप्स तो खैर क्या मतलब सोशल मीडिया पर भी लगभग यही हाल है। आप क्या सजेस्ट करती हैं, आपका क्या मत है कि लोग इससे कैसे डील कर पाए? मतलब आपने कहा कि इससे बहुत असर पड़ता है लोगों की मानसिक स्थिति पर, उनके अपने अनुभवों को लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो इससे कैसे पार पाया जाए ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी। तो इसके लिए कैसे रहता है कि एक तो इसके दो पार्ट्स रहते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम के एक तो रहता है कि जो एक्चुअल कमेंट्स है उससे व्यथित होना, और दूसरा पार्ट रहता है कि वो कमेंट्स के बारे में नहीं रहता, बट वो जो एक फीलिंग रहती है कि किसी से जुड़ा रहना है। वैसे कि कोई ना कोई, मतलब मुझे ऐसे 2-3 लोग पता है जिनके फोन में लगभग 4 से 5 डेटिंग एप्स एट द सेम टाइम है, एंड ऑन एवरी ऐप उनके पास लगभग 20 से 25 मैचेस हैं, या कि एक सोया रहे तो दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ऐसे। मतलब मैं ऐसे नहीं कहना चाह रही हूँ कि हर रोज वो 125 लोगों के साथ बात कर रहे हैं, बट कोई ना कोई तो रहेगा बात करने के लिए। तो ये जो आदत लगी रहती है उसका वो प्रॉब्लमेटिक है। और सेकंड की एक्चुअल जो कमेंट्स, जो कंटेंट आता है चैट्स पे, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये आदत के लिए, जैसे कि शाश्वत ने बताया था, आई थिंक सिद्धांत जी ने भी ये एक चीज़ बताई थी कि वहाँ पे जैसे आपको नोटिफिकेशन देता है कि आपको अभी पे करना है, वैसे ही फ़ोन में भी एक फैसिलिटी रहती है कि हर एक ऐप का टाइमिंग रहता है कि ये टाइमिंग के बाद मतलब डेली आप इतना ही घंटे ये ऐप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। तो आप अगर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस खुद को लगा सके
तो मुझे लगता है कि वो जो आपकी ज़रूरत है कि मुझे किसी से जुड़ा रहना है, वो कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि क्या रहता है कि किसी से जुड़े रहने में प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी से जुड़ा रहना का मीनिंग ये होता है कि आप अपने आप के साथ समय व्यतीत करने में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये एक बात हो तो गई। ये वाली जो चीज है, सिद्धांत जी आपका नेटवर्क कनेक्शन बहुत वीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिद्धांत जी का नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। मैं मयंक से पूछना चाहूंगी, मयंक आपको क्या लगता है, जैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो प्रणीता कह रही हैं कि कांस्टेंट जो नीड ऑफ अटेंशन होती है, कि लोगों को लगता है कि भाई किसी ना किसी से हम बात करते रहे। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार ठीक है, काम भी कर लिया ऑफिस का, दोस्तों से भी मिल लिए, लेकिन एक जो वो एक सोर्स ऑफ अटेंशन होता है वो उनको कहीं ना कहीं से चाहिए होता है। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है? आपने भी यूज किया है, आपका ये एप्स यूज करने के पीछे रीजन क्या था? मेरा रीजन सबसे पहले वो होगा कि डिस्ट्रैक्शन चाहिए था बहुत सारी चीज़ों से, जिसके लिए मतलब मैंने टिंडर और ये सब चीज़ें इंस्टॉल की थी। उसके बाद मतलब पिछले 2 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो आपने अटेंशन वाली बात बोली, और एक 2 चीज़ें होती हैं, एक अटेंशन होता है, एक वैलिडेशन होता है, ठीक है? दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अटेंशन जो है मतलब आपको कोई चाहिए होता है बात करने के लिए, है ना? कि कोई रहे, आप काम करके आए, आप थक के आए हो या आप कॉलेज से आए हो, तो आप किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे हो। दूसरा होता है वैलिडेशन, उसमें कि आपको अच्छा लगता है कि लोग आपके बारे में आपसे बात कर रहे हैं या फिर आपके बारे में कोई अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, तो वो वैलिडेशन में आती है। तो ये दोनों चीज़ कॉन्स्टेंटली मतलब पैरेलली चलते रहती है इस चीज़ में, डेटिंग ऐप जब आप यूज़ करते हो तो। एक और चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से ग्रसित, आई गेस इज द राइट वर्ड, तो ग्रसित होते हैं कि दे डू नॉट वांट टू बी इन लव, दे जस्ट लव द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव, है ना? तो वो आइडिया की ये आपके अंदर का कवि बोल रहा है मयंक जी? नहीं, मतलब ये मैंने नोटिस किया है कुछ लोगों में कि उनको आप क्या मतलब आप क्या हो नहीं हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट दे जस्ट वांट टू बी इन लव, कि वो कह सकें वो, या कह नहीं भी सकें, ये शायद गलत हो सकती है बात, बट खुद को ये फील करा सकें कि ओके आई एम इन लव। मतलब उनको शायद पता ना, मतलब ये पता ना भी हो कि वो सच में है या नहीं, बट वो खुद को फील करा रहे हैं कंटिन्यूअसली कि ओके आई एम इन लव, ये चीज है। तो ये वैलिडेशन और अटेंशन वाली चीज हो गई। एक चीज जो 2-3 लोगों ने बोली, केतकी ने बोली, यहाँ पे प्रणीता थी, उन्होंने बोली, तो उन लोगों ने बोला कि लड़कों को बात करना नहीं आता है लड़कियों से, ठीक है? ये एकदम सही चीज है, बिल्कुल सही चीज है। इस चीज के ऊपर पे आई गेस पिछले साल या शायद पिछले साल रेख्ता में जावेद अख्तर ने ये बात बोली थी इस चीज के ऊपर कि 90% जो लड़के होते हैं, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसमें से जो 90% होते हैं उन्होंने सिर्फ लड़की को देखा होता है बस, ठीक है? आपको नहीं पता है कि उनसे इंटरेक्ट कैसे करना है, आपको नहीं पता है कि उनको मतलब जो आइस ब्रेकर वाली चीज, बहुत मतलब वेग टर्म है ये आइस ब्रेकर, बट आइस ब्रेकर कैसे मतलब यूज करना है आपको, वो सब चीजें हैं। और जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं घर में भी होती हैं, तो उनसे आप बात करके, तो वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप अपनी बहन से, अपनी माँ से, या फिर अपने फैमिली में जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, और बाहर जो लड़कियां हैं उनसे आप कैसे बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है ना? दोनों फीलिंग अलग अलग होती है, मतलब एक्सेप्ट इफ यू आर नॉट मतलब इडिपस कॉम्प्लेक्स से अगर आप नहीं वो हैं तब तक, ठीक है? बट फिर भी मतलब दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और कौन सा कॉम्प्लेक्स था, कौन सा कॉम्प्लेक्स मतलब इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि आप मतलब बहुत इसको तोड़ के बोलें तो अपनी माँ से आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। अच्छा, बहुत ये मतलब वो रिड्यूस करके बोला है मैंने, ये बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है? और ये हो गया तो फिर तब तो वो दोनों कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये साइकोलॉजिकल टर्म है ये बेसिकली। हाँ, फ्रॉइडियन टर्म है ये। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर की महिलाओं से या लड़कियों से जिस तरह से बातचीत करते हैं वो एक अलग लेवल होता है। बाहर आप लड़की को अप्रोच करेंगे तो आप उस तरह से बात नहीं करेंगे उस लड़की से, राइट? तो मयंक, ये मुझे समझना है थोड़ा सा कि जब
ये बहुत ब्लेम लगाया जाता है कि लड़के, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, मैं ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ, बट ऐसा कई मुझे लोगों ने भी बताया है, मेरी जान पहचान में जो मेरी सहेलियां हैं जो यूज कर चुकी हैं, उन्होंने भी मुझे बताया है कि लड़के बात करते हैं समटाइम्स, अगर वो अच्छा भी जा रहा होगा तो, पर फिर बाद में वो घोस्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? घोस्ट करना मतलब गायब हो जाना बिल्कुल भूत की तरह, ऐसा क्यों? तो इसके मतलब मैंने तो ऐसा नहीं कभी एक्सपीरियंस किया है, बट इसके कुछ रीजन जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, वो ये हो सकता है कि इधर वो ऐसा होगा कि वो इंसान उसको डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहा हो, उस ऐप को या उस इंसान को जिससे वो बात कर रहा है, फिर बाद में जिसको घोस्ट कर देता है। तो सपोज कि यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, उसके साथ अब लगता है कि अच्छा अब नहीं होगा, अब खत्म हो गया, ठीक है। कुसुम तो कुछ बोलना चाह रही है। कुसुम ने हाथ उठा दिया इसी मौके पे। जी कुसुम बोलिए। मतलब मुझे ये जो घोस्ट करने वाला जो ये है, उसका मुझे रीजन एक जो मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है वो ये है कि आप किसी भी डेटिंग ऐप पे जब हैं तो यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, कि आपको कुछ चाहिए अच्छा, बिल्कुल इससे अच्छा, इससे बेटर, आप कॉन्स्टेंटली कुछ बेहतर 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 उसमें, क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम केस में होता है कि अच्छा मुझे एक मैच मिल गया, मैं टिंडर डिलीट कर रही हूँ, लेट्स चैट ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक पे कनेक्ट करते हैं टाइप का बहुत कम होता है। तो या लोग कनेक्ट करते हैं बट ऐप रखे होते हैं अपने पास। तो उस केस में क्या होता है कि तुम किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते फिर तुम्हें कोई एक बेटर मैच मिल गया और सामने वाला तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो देन यू स्विच। तो कुसुम यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज एन अनस्पोकन रूल। और हाँ, ये अच्छा सिर्फ लड़कों की तरफ से नहीं होता है, लड़कियों की तरफ से भी होता है। मतलब मेरे दोस्तों के ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि यार मतलब लड़की मेरे से बात कर रही थी, बहुत अच्छा जा रहा था, मुझे लगा अब हम मिलेंगे, एंड देन उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। तो ये बोथ वेज होता है। तो ये एक अनस्पोकन रूल टाइप का है कि मतलब कि अगर आप किसी को मैं एक मिनट, किसी के साथ जी मैं केत की भी कुछ ऐड करना चाह रही थी, प्लीज को कर लेने दीजिए। म्यूट है आपका केत की। अनम्यूट करिए केत की खुद को। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये कहता है कि घोस्टिंग का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है, दोनों तरफ से लड़कियां और लड़के, कि जब बात थोड़ी सी कॉन्क्रीट होना शुरू होती है ना, कि आप शुरू में तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन जब मिलने की बात आती है तब दोनों तरफ से एक फियर होता है, यू नो। क्योंकि कई बार होता है ना कि आई मीन ऑलमोस्ट काफी लोग, मेजॉरिटी लोग क्या होते हैं कि जो होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं और डेटिंग एप्स, ठीक है, वो रियलिटी में दिखने में थोड़े अलग होते हैं, फोटोज कुछ थोड़ी एनहेंस टाइप की फिल्टर्स के साथ लगाई होती है, फिर कुछ बड़ा चढ़ा के बोला होता है। तो जब वो रियलिटी में मिलने की बात आती है ना, तब वो डर जाते हैं कि अगर मैं उनको पता होता है कि ये बात मैंने ज्यादा बोली है या गलत बोली है या थोड़ा सा उसको ट्वीक किया है, तो जब रियलिटी में इस इंसान को पता चलेगा तो वो जो फियर है उसकी वजह से घोस्टिंग ज्यादा होता है, ऐसा मुझे लगता है। वो भी चीज है, बट ये बोल दूं कि ये मेजॉरिटी नहीं, ये सुनने में स्वीपिंग स्टेटमेंट लगेगा मगर हर कोई करता है ये। हाँ, हर कोई करता है। और तो ये जो केतकी ने बताया था मुझे याद आ रहा है, आई मेट वन पर्सन, तो वो टिंडर में मेरी शुरुआत ही थी, तो उस पर्सन से मेरी बात शुरू हुई, लाइक ऐसे मिड वीक में कभी शुरू हुई, और उसने मुझे बोला कि हम इस वीकेंड मिलेंगे और उसके बाद वी डिसाइड आगे बात करना है कि नहीं। फिर हम मिले और उसने मिलने के लिए भी ऐसे मतलब उसने कोई बहुत ही क्राउडेड कोई प्लेस था वहां, उसने बुलाया कि यहाँ के किसी कैफे वगैरह में, मतलब वो बहुत जेन्युइन बंदा था। हम उधर मिले, हमने बैठी बात की, और उसके बाद उसने बताया कि उसके बाद उसके साथ 2-3 बार ऐसा हो गया है कि वो लोगों से बात करता रहा 2-2 3-3 महीने, फिर जब मिलने की बारी आई तो पता चला एक मतलब वो मिलने वाला था एक से, उसके कुछ टाइम पहले पता चला कि वो औरत मतलब जिससे वो बात कर रहा था शी वाज ऑलरेडी मैरिड, और वो बस टाइम पास के लिए टिंडर पे थी और वो बस वैसे ही बात कर रही थी। एक और उसका एक्सपीरियंस उसी टाइप का था।
तो वो जो बंदा था वो पहले मिलता था, लाइक बात शुरू हुई, जब भी बात शुरू हुई वो फर्स्ट वीकेंड मिल लेगा, मिलने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आगे मुझे बात करनी है। तो एक ये भी साइड है इसका। तो ये तो सारी चीजें मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के कोई खुद परेशान हो सकता है, लेकिन आजकल के टाइम में बहुत यूजुअल हो गया है। कहने में मुझे बुरा लग रहा है, पर जैसा कहा मयंक ने भी कि आजकल हर कोई करता है। तो ये ऐसी चीजें हैं, I'll get back to you अदिति, just 1 minute। तो ये इस तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के लोगों को आदत पड़ गई है। ये दुख, मतलब मुझे पर्सनली थोड़ा सा दुख लगता है ये जान के, बट हाँ दुख, लेकिन आई वांट टू नो कि अगर किसी भी इंसान को अगर डेटिंग एप्स इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह की चीजें झेलनी पड़ती हैं जो एक्चुअली इलीगल हैं, लॉ के अंडर पनिशेबल हैं, जैसे आइडेंटिटी फ्रॉड है, आप देखते हो कि आपकी पिक्चर्स का इस्तेमाल हो रहा है किसी डेटिंग ऐप पर, या इस तरह की चीजें हो रही हैं, या फिर कोई इंसान आपको मिलता है, आपको असॉल्ट करता है, इस तरह की ग्रीवियस चीजें हो रही हैं। तो लॉ, जो हमारे देश का कानून है, हमें क्या ऑप्शन देता है? कानून प्लीज हमें उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू रैप अप। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि अगर इस तरह का कुछ भी वो देखते हैं होता हुआ या उनके साथ होता है, तो कानूनन क्या हमारे पास उपाय हैं? कानून जी, तो हमारे पास उपाय बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे पास जो परेशानी है उसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम शुरू करें तो मैं जब थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी इसके बारे में, तो मुझे एक यूएस बेस्ड एक रिसर्च के बारे में पता चला, और उसके फाइंडिंग्स ये थे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी महिलाएं कोई भी डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रही हैं, उस 100% का कम से कम 57% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने ये हैरेसमेंट या फिर उनका फोटो लेकर के उसको कुछ अलग उसमें एडिट करके कुछ लगा देना, या फिर फिजिकली थ्रेटन महसूस करना और होना, तो कम से कम 57% जो महिलाएं हैं उन्होंने ये सब फेस किया है। और जो एक और चीज थी वो ये थी कि 35 साल से जो कम उम्र की लड़कियां हैं उन्होंने ये चीज सबसे ज्यादा झेला है, और कई सारे पीडोफाइल्स जो हैं उन्होंने मतलब उन्होंने गलत चीज किया है उनके साथ, और ये जो है बहुत कम रिपोर्ट होता है। अब पीडोफाइल्स आई एम नॉट श्योर कि हमारे सभी दर्शक जानते होंगे। पीडोफाइल्स प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए आप। जी, तो पीडोफीलिया एक किस्म की साइकी एक उसको साइकोलॉजिकल कंडीशन माना गया है, जिसमें कि जो आदमी है या फिर जो औरत है या फिर कोई भी, वो बच्चों से फिजिकली अट्रैक्ट होता है और वो बच्चों के साथ जो है संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो वो पीडोफीलिया में उसको माना जाता है। तो बहुत सारे, अब पीडोफीलिया का भी ये है कि जो लड़कियां हैं वहां पे, अब दिक्कत ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये उन रिपोर्ट से लिया गया है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अब परेशानी ये है कि भारत जैसे देश में इन सब तरीके के क्राइम्स जो हैं वो जल्दी रिपोर्ट ही नहीं होते। आप बिल्कुल, जो लीगल रेमेडी है वो वही है, आप साइबर क्राइम जो आईटी एक्ट है 2000 का, उसके तहत आप जाकर के आप साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम के अगेंस्ट आप जाकर के लीगल रेमेडी ले सकते हैं। पर परेशानी ये है कि डेटिंग एप्स को लेकर के जो पूरा एक टैबू जो है, अब आप उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पे जब एक लड़की का, जब अगर कोई 8 साल की बच्ची का रेप होता है और वो कंप्लेन किया जाता है, तो समाज जो है वो ये कहता है कि शायद लड़की ने ही फ्रॉक पहना होगा या फिर लड़की की ही कोई गलती होगी। उस समाज में जब एक लड़की बहुत सारे बंधनों को तोड़ के वो एक डेटिंग ऐप पे जाती है, वो अपने लिए ऑप्शंस तलाशती है, तो उस वक्त में आप अगर इन सब तरीके की चीजों से जूझ रहे हैं, आपको कोई अगर सेक्सुअली ओफेंड, मैंने डेटिंग ऐप इस्तेमाल नहीं किया है पर मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रही हूँ पिछले 6-7 साल से, और मुझे फेसबुक पे कम से कम अभी तक ऐसे 15-20 बार हो चुका है कि मुझे लोग लड़कों ने बिना जाने पहचाने अपने बॉडी पार्ट्स की तस्वीरें भेजी हैं, बिना किसी भी कंसेंट के, बिना किसी भी बात के। तो वो डेटिंग ऐप है, वहां पे तो उनका अगर बस चले तो वो कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। और अब इन सब तरीके से क्या होता है, ये पूरा जो टैबू है उसकी वजह से अगर लड़की जाती है रजिस्टर करने एफआईआर या फिर वो कंप्लेंट फाइल करती है, तो सबसे पहले उसका जो कैरेक्टर असैसिनेशन है
वो बहुत जल्दी हो जाता है। और यही सब वजह है कि जल्दी किसी भी तरीके का कोई भी लीगल रेमेडी लोग लेना नहीं चाहता है। दूसरी बात यह है कि ऐप में जो टिंडर है, टिंडर या फिर हिंज या फिर बम्बल, ये जितने भी हैं, इन लोगों ने बहुत ही कम ऑप्शंस रखे हैं कि आप उन तक पहुंच के, जो अथॉरिटी है, जो टेंडर है, उसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, आप उनसे बात करके आप कोई भी प्रॉब्लम का हल निकालें। जैसे उन्होंने बताया था, जो मैम थी, प्रणीता मैम ने बताया था कि आप अगर किसी से कुछ बात कर रहे हैं, आप अगर थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं, आप अगर हैरेस महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? आपका सबसे पहला एक्शन होगा कि आप पहले उसे कन्फ्रंट करें। आप बोलें कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। अगर वो इतना चालाक हो, जो कि होंगे, तो वो सीधे सीधे आपको वो कर देगा, जो भी उसको कहते हैं, आपको हटा लेगा अपने उससे, और उससे क्या होगा कि आपका पूरा चैट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बेसिकली कोई भी एविडेंस नहीं बचेगा कि आप इसको दिखा सकें कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ है। वहीं अगर आप ब्लॉक करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप अगर थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसको ब्लॉक कीजिएगा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ऑफ हिज मैसेजेस एनीमोर। आप ब्लॉक कीजिएगा। ब्लॉक करने के बाद भी यही होता है, वो पूरा चैट हिस्ट्री जो है वो खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही एक शय मिला हुआ है। जो लोग हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उनको एक शय मिला है कि चैट तो बचेगा नहीं, और जो पिक्चर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वहां पे जो भी पिक्चर्स लगाई जा रही हैं आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो भी कोई भी हल नहीं है उस चीज का। दूसरा ये है कि रिपोर्टिंग का ऑप्शन होता है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस इंसान को, पर लोग नहीं करते इसलिए क्योंकि बहुत बार रिपोर्ट करने से कुछ भी ऐसा कुछ फुल प्रूफ कुछ सामने आया नहीं है उसके अगेंस्ट में। आप अगर रिपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रोफाइल रिपोर्ट करवा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में मैंने एक केस के बारे में सुना था, जहाँ पे कर्नाटका का केस है ये। उस लड़की ने पहले उसने बदतमीजी करके, जो भी सामने वाला इंसान था, राइट स्वाइप हो गया और उसने बदतमीजी करनी स्टार्ट की। और धीरे 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 उसने सोचा कि वो रिपोर्ट करेगी उसको, बट जो बंदा था वो उसके मतलब उसके लोकेलिटी का या फिर उसके स्कूल का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो बंदा उस लड़की को सच में जानता था, वो उसका लोकेशन जानता था। एंड देन ही लिटरली स्टार्टेड टू स्टॉक हर बिकॉज ही अल्टीमेटली न्यू दैट शी इज द वन जिसने उसे रिपोर्ट किया है। तो उसका एक बहुत ही अलग एक थ्रेटनिंग होता है रिपोर्ट करना। अगर सामने वाले, अगर गलती से भी उसने आपको पहचान लिया, तो वो बहुत ही थ्रेटनिंग होता है। और दूसरा जैसा कनुप्रिया ने कहा कि सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, वी हैव टू रैप इट अप आल्सो। तो जैसा कि कनुप्रिया ने कहा कि ऐप में इतनी ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, और लीगली भी ऑप्शंस लिमिटेड है, जैसा कनुप्रिया ने कहा। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी यूज कर रखी हैं एप्स, अपनी प्रोफाइल्स बना रखी हैं, उनसे एक एक मेजर आप हमें बता दीजिए, एक एक ऐसा स्टेप बता दीजिए जो लोग यूज कर सकते हैं ताकि वो सेफ रह सकें डेटिंग एप्स पर। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों से मिले भी होंगे, आपको थोड़ा ये आइडिया भी होगा कि भाई कैसे वेरीफाई करना है। क्योंकि एक नए नवेले इंसान को शायद इतना आइडिया नहीं होगा जितना एक इंसान को हो सकता है कि भाई मैंने यूज कर रखे हैं एप्स। आप रेड फ्लैग स्पॉट कर सकते हो बेसिकली, है ना। तो आप हमारे दर्शकों को ये चीज थोड़ा सा बता दीजिए कि ये एप्स यूज करते समय पर्सनली क्या एक ऐसा स्टेप है जो आप ले सकते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, एंड देन वी रैप इट अप फ्रॉम देयर। जल्दी 5 मिनट में थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। केतकी जी आपसे शुरू करते हैं, देन आई विल कम टू एवरीवन। जैसे निकिता ने बताया था कि वो बहुत रिसर्च करती है, लोगों के फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करती है। मुझे लगता है कि वो बहुत सही बात है और करनी ही चाहिए। उसको स्टॉकिंग नहीं बोलते, क्योंकि वो आप सेफ रहने के लिए कर रहे हो, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। तो अगर कोई लड़का आपसे बात कर रहा है, आपको थोड़ा सा पसंद है, आप उसको मिलने का सोच रहे हैं, तो उनके बाकी के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जाइए, चेक कीजिए, कॉमन फ्रेंड्स तलाशिए। अगर आपको कॉमन फ्रेंड्स को पूछना भी पड़े कि ये बंदा कैसा है, आप पूछिए और फिर जाके उससे मिलिए, ताकि एक थोड़ा सा आपको पता चले कि हाँ ये एक तो फेक प्रोफाइल नहीं है, और अगर कोई भी तरह की गलत बात होती है तो देयर इज समबडी कि जिसको आप कुछ बोल सको। मयंक आपका क्या कहना है? दो चीज है, जैसे कि मतलब इन्होंने बोला कि रिसर्च करना चाहिए, वो जरूरी है, सही बात है। बट सब लोग इतना मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर कि
रिसर्च करें कि क्या है उनका, नहीं है, कॉमन फ्रेंड्स तलाशें। तो उसमें आप ये चीज कर सकते हैं कि ठीक है मैच हो गया है, आप बात करना शुरू कर चुके हैं, तो आप जो भी बात सामने से आ रही है उसमें मतलब उसको मान ना लें, आप लगातार उस चीज को क्वेश्चन करते रहें कि अच्छा क्या ऐसा सच में हो सकता है, क्या मतलब ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, जब तक कि आप उस इंसान से मिल न लें और जब तक कि आपका पर्सनल कांटेक्ट उससे एस्टैब्लिश नहीं हो जाए वर्चुअल की जगह, तब तक आप कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते रहें, भले ही वो आपके कितना भी क्लोज आ जाए। कुसुम, आपका क्या मानना है? कोई एक स्टेप जो जरूरी होना है, मतलब लेना ही चाहिए तो ऑनलाइन डेटिंग के करते हैं? मतलब मुझे ये लगता है कि बात करने के लिए अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं तो रिसर्च करिए, बहुत उसमें जेन्युइनिटी के लिए आप फेसबुक या कोई प्रोफाइल की लिंक उससे मांग के कर सकते हैं। पर मेन आपको रिसर्च जो मतलब आपको वो बंदा सही है या नहीं ये जज करने के लिए, अगर वो आपको मिलने के लिए बुला रहा है और अगर आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, अगर वो आपको, मतलब मैं सेफ्टी के लिए कह रही हूँ, वेरिफिकेशन तो आप किसी भी लेवल पे कर लें वो गलत हो सकता है। सेफ्टी के लिए ये है कि अगर बंदा आपको बुला रहा है, वो बोल रहा है कि आई विल पिक यू एंड टेक यू समवेयर और उस टाइप का, तो मैं कहूंगी कि शुरुआत में जब आप उससे मिले तो हमेशा पब्लिक प्लेस पे मिले, हमेशा अपने आप जाएं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जाएं, अपनी गाड़ी से या जैसे भी, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे मिले जहां लोग आसपास हो ताकि आप सेफ रहे। और शुरुआत में तो आप वैसे ही मिलें जब आप मिलने और बात के बाद जब आप बहुत श्योर हो जाएं, तब फिर कोई वैसा स्टेप उठाए कि भाई उसके साथ अकेले कहीं जाना है या कुछ भी। अदिति, आपका क्या कहना है? तो मैं जो दो चीजें ध्यान में रखती हूँ जब मिलने का डिसाइड हो जाता है, जब आई एम श्योर कि मैं मिलने जा रही हूँ, तो एक चीज मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी चॉइस की जगह पिक करती हूँ मिलने के लिए। सम प्लेस जहाँ मैं पहले जा चुकी हूँ जो मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो मतलब इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर मुझे वहां से निकलना पड़े तो दैट प्लेस इज नॉट ए न्यू प्लेस, तो मुझे पता है मुझे कहाँ से निकलना है, क्या करना है। एक वो, और दूसरा ये मैं हमेशा ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरे किसी एक फ्रेंड को पता हो कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। ये दो चीजें, इफ आई एम नॉट डूइंग दीज टू थिंग्स तो मैं मिलने नहीं जाती हूँ। प्रणीता? मैं कहूँगी कि मैंने तो ज़्यादातर जो ऑनलाइन से प्लेसमेंट होता है वैसे देखा है, तो मैं कहूँगी कि जब आपको कुछ भी ऐसे फिशी स्मेल होने लगे तो आप श्योर हो जाइए कि वो 90% तो फिशी है ही, और तभी से अपना डिस्टेंस बनाते ले जाइए। और ऑल्सो आपका खुद का मेंटल हेल्थ और आपका पैटर्न देखने के बाद आप खुद की एक रेड साइंस की जो लिस्ट रहती है, रेड फ्लैग्स की, वो बना सकते हैं पर्सनलाइज्ड, एंड यू कैन कीप गोइंग बैक टू इट। इफ योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पर्सन स्टिल परसिस्ट इवन आफ्टर द रेड फ्लैग्स, तो फिर आप उनको कन्फ्रंट भी कर सकते हैं आगे जाके, पर वो रहना चाहिए और वहां पे तभी डिस्टेंस हो जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। सिद्धांत जी, आपको क्या लगता है? आप तो अनुभवी आदमी हैं, कुछ सजेशन, सलाह? तो देखिए, मुझे 2-4 चीजें इसमें जोड़नी है जो मतलब मैं स्टोरीज पढ़ के देख कर कुछ समझ पाया हूँ। सबसे पहले बात कि आपके जो ये एप्स होते हैं जिनकी सहायता से आपको मैच मिलते हैं, वो आपके सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा संवेदनशील भावनाओं पे काम करते हैं, साथ पाने की भावनाओं पर। आपको साथ नहीं मिलता और ये तय किया जाए कि आपको साथ मिले, तो वो कहते हैं कि साहब थोड़ा पैसा दो हमको, हम इस ऐप को थोड़ा पैसा खिलाओ तो आपको साथ मिलेगा। वो ऐप को पता चल रहा है कि आपको साथ नहीं मिल रहा है, उसको आपका डेस्परेशन दिख रहा है। आप ये जाहिर न करें कि आप डेस्परेट हैं, लेकिन एक हिंदी कवि ने मुझसे एक बार कहा था, एक बातचीत में, बहुत देर रात की बातचीत थी, उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया, इस दुनिया में लोगों को साथ की ही सबसे बड़ी दिक्कत, और इंसान साथ पाने के लिए ही सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, सबसे ज्यादा अभिनय करता है, सबसे ज्यादा धोखे करता है, धोखे खाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें प्यार और इश्क में, इश्क और जंग में सब जायज है कि बाइनरी पे नहीं डाली जा सकती हैं।
जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी रहेगा ही रहेगा, आप उससे नहीं किसी तरह से नकार नहीं सकते। लेकिन कुछ चीजें तो जरूर हैं, जैसे तस्दीक करें कि कौन है। जैसे वो चली गई जो थी, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जो बता रही थी कि मैं वो पूरा सब कुछ बैकग्राउंड जो है, निकिता हाँ, वो मैं बैकग्राउंड चेक करती हूँ सारा, वो बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन क्या प्यार में धोखा ही खाना सबसे बड़ा जुर्म है दुनिया का? नहीं। मतलब जो हमारे दोस्त हैं जिनकी कहानी मैं बता रहा था, वो लोग लूटे जाते हैं, लोग पीटे जाते हैं, लोग मार खा रहे हैं, और आप ये कहने में शर्म आती है कि साहब मैं डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके गया, या सर मैं गे हूँ, या सर मैं लेस्बियन हूँ, सर मैं समलैंगिक हूँ, ये सर मैं प्यार कर चक्कर में लुट गया। ये कहना जो है बहुत बड़ा मूल्य है, ये कहने से हम बचते हैं। तो इस डर से थोड़ा आगे बढ़ना होगा, कानून पे थोड़ा सा भरोसा जताना होगा, थोड़ा बार बार अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी, अपने प्रेफरेंसेस, अपने जीवन को लेके ज्यादा मुखर होना होगा, बार बार ये बातें कहनी होगी, पुलिस से मिलना होगा, पुलिस हमारी सहायता के लिए, ये हमेशा याद रखना होगा, डरना नहीं है। अरे पुलिस से डर रहे हो तो वकील के पास जाओ, एक वकील से मिल लो, एक जनहित याचिका दायर कर दो यार। तो नहीं, जैसा सिद्धांत जी ने कहा कि जो टैबू है और जिस चीज को लेकर के लोग इतना ज्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं कि वो ये तक नहीं कह पाते कि भाई हम डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे और उसके बाद ऐसा हुआ, तो वो खुलकर इस चीज को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो टैबू है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत तो डेफिनेटली है। और खतरे, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ पर्सनली जिनको मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी धोखा खाना पड़ा है। उनसे वादा किया गया, उनका रिश्ता तक पक्का हो गया और उसके बाद फिर पता चला कि भाई मामला कुछ और ही है। फिर मतलब ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो वही है ना कि इंसान अगर इस तरह से बार बार डरता रहेगा तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। इस तरह के जो मामले सामने आते रहते हैं, डेफिनेटली कंसर्न का विषय तो है ही, पर अगर आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, इफ यू आर बीइंग अलर्ट इनफ, तो आगे आप कदम बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि ये भी एप्स ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हैं, यू कैन मीट न्यू पीपल, आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हर चीज को बिल्कुल नेगेटिव बना करके साइड कर देना उसका उपाय नहीं है, जैसा सिद्धांत जी ने बोला। तो ये थी हमारी लल्लन टॉप पंचायत। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है प्रेरणा। हमारे साथ मौजूद थी केतकी, कनुप्रिया, कुसुम, अदिति, प्रणीता, सिद्धांत और मयंक। निकिता और शाश्वत भी थे यहाँ पर हमारे साथ, पर वो अभी बीच मीटिंग में उनका कुछ नेटवर्क इशू आया था तो वो चले गए। इस तरह की पंचायत हम करते रहेंगे, इसी तरह के मुद्दों पर जिस पर बात करना जरूरी है, लेकिन कई बार हमें लगता है समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करें। तो इस तरह की पंचायत हम करते रहेंगे। आप इसका हिस्सा बनते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए thelallantalk.com। बहुत बहुत शुक्रिया।